हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के जितने भी फार्मूला होते हैं जो हम लोग मैथ में ए टू जेड फार्मूला लगभग पूरा फार्मूला को देखते हैं। आइए अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप जितना भी ये फार्मूला देख रहे हैं ये सब लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ये है जो, और ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू एम, आगे हम फार्मूला देखें ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद इसी फार्मूला को यहाँ पे तोड़ के इसको आगे की ओर 16-17 नंबर जितना देख रहे हैं सब 18 नंबर ये सब बनाया गया है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 20-21 नंबर में है ये पावर वाला है, जो पावर में कभी कभी घात में नंबर दे देता है, उसको गुना करना है। तो गुना में पावर हमेशा जोड़ते हैं, जैसे ए के पावर m इंटू ए के पावर n रहेगा तो क्या करना है ए के पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी कि बेस समान रहेगा तो पावर हमें हमेशा ऐड करना होगा, ठीक है। उसी तरह भाग में घटा देते हैं, और अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर दिया हुआ रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है। ए बी के 24 नंबर में है ए बी के पावर n है तो ए के पावर n इंटू बी के पावर n हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर ए बटे बी के पावर n रहेगा तो क्या होगा ए के पावर भी n और बी के पावर भी n होगा। ये 25 नंबर ए के पावर n बटे ए के पावर n रहेगा तो क्या होगा ए के पावर n माइनस 1 बराबर ए के पावर 0 हो जाएगा। n में से n घटेगा तो ए के पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या का या किसी भी जो भी चर मान हो या किसी भी संख्या का, डायरेक्ट हम बोलते हैं किसी भी संख्या का जो अगर पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। ए के पावर n अगर रहेगा तो इसको ए बार लिखेंगे ए n तक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्गमूल तथा घनमूल। ये वर्गमूल दिया हुआ है √1 का 1 होता है, √3 का वर्गमूल दशमलव में कभी कभी हमें वर्गमूल भी 10 तक कम से कम याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें पूछ देता है कभी कभी और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में ये ईजी होता है, याद रहेगा। तो एक बार अगर हम लोग देख लेंगे इसको ईजी से तो ज़रूर याद हो जाएगा। जैसे एक जिसका भी वर्गमूल पूरा नहीं होता वो सिर्फ हमें देखना है, क्योंकि 4 का पता है 2 होता है, 9 का पता है 1 का पता है। जैसे 3 का होता है 1.73 होता है, √5 का 2.23 होता है। हमें 2 से 3 डिजिट तक ही याद करना है, ज़्यादा नहीं। √7 का 2.64, जैसे यहाँ पे अगर दिया हुआ है √7 का 2.645, बस 7-5 तक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस 2 से 3 अंक तक हमें याद करना है। √2 का 1.414 होता है, √6 का 2.44 होता है, √8 का 2.82 होता है, √10 का होता है 3.16 होता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल यहाँ पे दिया हुआ, वर्गमूल आप लोग याद कर लीजिएगा। 45 तक की वर्गमूल ज़्यादा इजी है, इससे इजी और कुछ नहीं है। हमें पहाड़ा याद होना चाहिए, बस पहाड़ा याद रहेगा तो इजी है। बस उसका क्या करना है हमें वर्गमूल के स्क्वायर करके, स्क्वायर कितना, जैसे 16 है, 16 कितना का वर्ग है उस 4 का, यानी कि उसका वर्गमूल 4 होगा। 49 कितना का वर्ग है तो ये 7 का वर्ग होता है 49, तो वर्गमूल 49 का 7 हो जाएगा। 100 कितना का वर्ग है 10 का वर्ग 100 होता है। तो इसी तरह हम लोग यह पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे जैसे घनमूल भी होता है। घनमूल एक से भी जैसे देख ली घनमूल यहाँ पे दिया हुआ, कुछ महत्वपूर्ण घनमूल दिया हुआ है। यह घनमूल है आपका, और 1 से 50 तक की संख्याओं का ये वर्ग है। वर्ग याद रहना है, पारा याद करना है। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, पावर 2 रहेगा तो उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है,
और घनमूल निकालना है, घन निकालना है तो उसको पावर 3 करके उसको गुना कर देना है और फिर सेम उसका अपोजिट होता है घनमूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 64 का घनमूल पूछ रहा है कि कितना होगा, तो जितना घन होता है, जैसे 4 का घन 64 होता है तो 64 का घनमूल 4 होगा। इसी तरह इसका पूरा संख्या का निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम देखते हैं, ये पूरा आपको 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं का घन दिया हुआ ये। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा और रिपीट करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसमें संख्या नंबर सिस्टम पे। तो इसमें हमें कुछ फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो अंतिम संख्या और इंटू अंतिम संख्या +1 डिवाइड कर देना है 2 से। लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है तो अंतिम संख्या बटे 2 और अंतिम संख्या बटे 2 +1 कर देना है। लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना है तो अंतिम संख्या +1 बटे 2 का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर में है, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो योग अगर निकालना है तो पदों की संख्या जो होगा वो ले लेना है और उसका पहला पद और अंतिम पद अब डिवाइड देना है 2 से। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है तो क्या करना है, अंतिम संख्या और इंटू अंतिम संख्या +1 फिर इंटू अंतिम संख्या गुणे 2 और +1 करके 6 से भाग दे देना है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना है तो अंतिम संख्या फिर ब्रैकेट अंतिम संख्या +1 ब्रैकेट बंद कर देना है, उसके बाद नीचे भाग देना है 2 से और उसका पूरा होल स्क्वायर कर देना है 2। प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग n × n + 1 होता है। उसके बाद प्रथम n से n तक की विषम संख्याओं का योग n × n होता है। भागफल है तो भागफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, भाज्य डिवाइडेड भाजक। ठीक है, पूर्ण विभाजन में भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक होता है। भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य भागा भागफल। भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होगा, भाज्य भागा भाजक। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपूर्ण विभाजन में अगर भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है, ये होता है जो पूर्ण रूप से ये राइट। नेक्स्ट महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक होता है जो बहुत HCF एंड LCM जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और फार्मूला में याद रखना है। भिन्नों का अगर लसा निकालना है तो अंशों का लसा और हरों का मौशन लेना है। भिन्नों का जैसे 1/2 इंटू 1/3 का अगर सपोज LCM निकालना है तो उसका क्या करना है, अंशों का लसा लेना है और हरों अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, हर बोलते हैं नीचे वाले को। ठीक है, भिन्नों का मौसा जैसे अगर बात करते हैं अंश जैसे 1/2, ठीक है, और 1 मिनट कॉमा 1/3 है तो ठीक है, ये ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, भिन्नों का लसा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं भिन्नों का मौसा। HCF बराबर क्या होता है, अंशों का मौसा और हरों का लसा, यानी कि LCM और HCF दोनों का अपोजिट होता है, ये हमें याद रखना। अपोजिट का मतलब क्या होगा कि लसा और मौसा में अपोजिट करना है। लसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइड देना मौसा से। मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइड देना है लसा से। पहली संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणे मौसा और डिवाइड देना है हमेशा दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या का निकालना है तो लसा गुणे मौसा और डिवाइड देना है पहली संख्या से। ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे है अनुपात और समानुपाती, रेशियो और प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के में जितने भी कंपटीशन है मैथ पूछे जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं, ये सब टॉपिक। x अनुपात y बराबर x/y, x अनुपात z, अगर x अनुपात z करना तो x/y गुने y/z बराबर x/z हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात है, ये ज़्यादा भारी नहीं है। हाँ, 5 नंबर में जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 5 नंबर में ये स्टेप में थोड़ा सा फॉर्मूला यह है, x तथा y के बीच मध्य अनुपात ही निकालना है तो √xy कर देना है। ठीक है, √xy। अगर x तथा y के बीच तृतीय अनुपात निकालना है तो क्या करना है, y² करना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद करना है। 7 नंबर भी याद करना होगा, x तथा y का विलोम अनुपात, विलोम का मतलब उल्टा, यानी कि 1/x अनुपात 1/y करना है तो क्या करना है, बराबर क्या हो जाएगा, y/x, यानी कि y का विलोम अनुपात y/x डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आगे है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100%। हमेशा हमें परसेंटेज को 100% में लेके चलना है। जैसे देखिए पहला नंबर है साधारण भिन्न, यानी कि x/y को प्रतिशत के रूप में x और x गुणे 100/y% लिखा जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में हमेशा क्या करना है, परसेंटेज के 100% ही मान के चलना है। ठीक है,
किसी भी क्वेश्चन में हमेशा सॉल्व मान के चलेंगे हम लोग तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे x का y% कितना होगा, तो x गुने y बटे 100। x का मतलब गुना होता है, y% y बटे 100, y% बोलेंगे तो y बटे 100। जैसे 2%, जैसे मान लीजिए यहाँ 1% अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पे 5% बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, 5/100 को काटेंगे 5 से 100 कितना बार जाएगा, 20 बार, तो 1/20 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हम 6% की बात किया जाए, इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे क्या किया जाए, 6% की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 6/100। यानी कि हमेशा परसेंटेज को हमेशा डिवाइड देना है। ठीक है, याद रखना है। ये परसेंटेज चैप्टर हो गया। उसके बाद औसत का मतलब क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हमेशा एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, हमें ये याद रखना है। जैसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है तो क्या करना है, n+1 और डिवाइड देना है 2 से। लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत निकालना है तो n डिवाइड 2। लगातार n तक की सम संख्या का औसत n+2 बटे हमेशा 2 करना है। ठीक है, हमेशा औसत निकालिए कि 2 से ही भाग देना है। ठीक है, तो आप औसत निकाल लीजिएगा। अगर हाँ दूरी में 2 समान दूरी, 2 असमान चाल से तय की गई हो तो क्या औसत निकालना, तो 2 पहले आने और जाने का हमेशा 2 हो जाएगा, तो वो 2 से गुना करना है, पहली चाल गुने दूसरी चाल कर देना है, उसके बाद पहली चाल प्लस दूसरी चाल ऐड कर देना है। यानी कि चालों का गुणनफल बटे चालों का योग कर देना और 2 से गुना कर देना है। ठीक है, 3 समान दूरियां भी निकालना है तो सेम वही फार्मूला हो जाएगा, पहली चाल दूसरी चाल तीसरी चाल, और फिर हम क्या करेंगे, पहली चाल गुने दूसरी चाल गुने तीसरी चाल, और पहली चाल गुने तीसरी चाल, 3 से गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद लाभ और यह है टॉपिक है। ठीक है, लाभ और हानि का, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, तो हमेशा लाभ अगर निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, लाभ निकलेगा। ठीक, हानि अगर निकालना है तो क्रय मूल्य में से हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है यानी कि कोई भी वस्तु जिस दाम में, यानी जितने रुपए में हम बेचते हैं, कोई वस्तु अगर हम बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य, और खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है उसको विक्रय मूल्य, और कोई दुकानदार किसी थोक विक्रेता से कोई सामान खरीद के लाया और उसी सामान को बेचता है, ठीक है, यानी कि उसको क्रय मूल्य हमें लाने का हो जाएगा। ठीक है, खरीदने के लिए क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य बेचने वाला। हानि क्या होता है, जब यानी कि क्रय मूल्य से कम मूल्य पे हम कोई वस्तु को बेच देते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और 90 रुपये में बेच दी, तो हमें हानि हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य परसेंटेज में अगर निकालना है तो, ठीक है, अगर परसेंटेज में हमें लाभ परसेंट निकालना है तो क्या करना होगा, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, अगर हानि परसेंट है तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसका ये फार्मूला होता है, ये हमें याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का ही फार्मूला है। ठीक है, साधारण ब्याज, जैसे सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट का मतलब बहुत सारे लोग आजकल इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, 5% पे, 2%, 4%। ठीक है, तो आइए इंटरेस्ट समझते हैं क्या होता है। तो इंटरेस्ट में भी हमें परसेंटेज का ही रोल बहुत अहम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्याज, हमें ब्याज मिलता है। जैसे मूलधन का मतलब जो प्राइस हम देते हैं, जैसे ब्याज अगर निकालना है तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। समय से अगर मतलब समय कितने साल के लिए, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। मूलधन बराबर दिया हुआ है ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर होता है। मिश्र धन अगर निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज कर देना है। मूलधन निकालना है तो मिश्र धन गुने 100 बटे 100 प्लस समय गुने दर कर देना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या, यहाँ पे मूलधन हो गया, ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन निकालना है तो मूलधन गुने 100 प्लस समय गुने दर बटे 100 कर देना है। ठीक है, त्रिभुज, ट्रायंगल जानते ही आप लोग, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण होता है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 भुजा होता है, परिमिति यानी तीनों भुजाओं का योग होता है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर निकालना है तो √3/4 भुजा हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/4 इंटू ए √4b² माइनस a²। ठीक है, ए बी ए क्या है, वो त्रिभुज का क्षेत्र भुजा है, याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालना है तो a+2b या a+2c कुछ भी हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई कितना होता है, √4b² माइनस a²/2। ठीक है, जहाँ b बराबर c होना चाहिए, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए, समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति a+b+c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फार्मूला एक होता है s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, जहाँ s बराबर a+b+c/2। इसको हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आप फार्मूला है, ये फार्मूला को हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है, हीरोन का सूत्र। ठीक है, जो 8th क्लास में पढ़ना पड़ता है, हीरोन का सूत्र इसको कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का हो गया, विषमबाहु हो गया। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर निकालना है तो √100 लंबाई उसका प्लस आधार स्क्वायर कर देते हैं, a² प्लस c² तो कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, आगे समकोण त्रिभुज का लंबाई निकालना, आधार, ये सब ईजी है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब ईजी है। कोण के बारे में दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण निकालना है तो √100 लंबाई इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसी आयताकार मैदान के अंदर से चारों ओर रास्ता बनाओ तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, 2 इंटू रास्ते का चौड़ाई यानी कि मैदान की लंबाई प्लस मैदान की चौड़ाई, ब्रैकेट में माइनस कर दे रहे हैं 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रास्ता वाला पूछता है। उसके बाद हम लोग ये भी रास्ता का हो गया। और वर्ग, स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है, वर्ग क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना, क्षेत्रफल परिमिति का स्क्वायर बटे 16 वही हो गया। सेम वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वही होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 दे दिया है। चाहे हम भुजा का स्क्वायर करें, चाहे आंसर हमेशा सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, वर्ग की परिमिति क्या होता है, 4 भुजा होता है, यानी कि भुजा का 4 गुना होता है। परिमिति, परिमाप भी और परिमिति सेम होता है। वर्ग की परिमिति, वर्ग का अगर विकर्ण तो भुजा गुने √2 होता है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण क्या होता है, √2 गुने क्षेत्रफल। वर्गाकार क्षेत्र के बाहर चारों रास्ता बना हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 4 गुने रास्ते की चौड़ाई और वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई ले लेना है। ठीक है, आगे घन है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, घन की एक भुजा √3 यानी कि 3 घनमूल हो जाएगा आयतन का। ठीक है, घन का विकर्ण √3 इंटू एक भुजा, घन की एक भुजा निकालना है तो विकर्ण बटे √3। नेक्स्ट, यहाँ पे घन के पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा या किनारे को x गुणित कर दिया जाए तो आयतन x³ गुणित तथा पृष्ठ क्षेत्रफल x² गुणित हो जाता है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर को हम लोग कहते हैं हिंदी में बेलन। बेलन का अगर आयतन निकालना है तो πr² होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ या वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r+h होता है। ये आपका बेलन हो गया। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे एक फार्मूला में देखिए आप लोग, हाँ, बेलन की त्रिज्या को x गुणित कर दिया जाए तो आयतन x² गुणित तथा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल x गुणित हो जाएगा। ये गुना वाला ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, कहाँ चले गए, बेलन के बाद शंकु, ये आपका है, ये शंकु है। ठीक है, तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, शंकु के पृष्ठों का क्षेत्रफल πr × r+l होता है। शंकु का आयतन होता है, शंकु का यहाँ पे दिया हुआ है, आयतन होता है 1/3 πr² होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, √3 और √r² + h²।
शंकु की ऊंचाई होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या निकालना है तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या एक्स गुणित होने पर आयतन हमेशा एक्स स्क्वायर गुणित हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई एक्स गुणित होने पर आयतन एक्स गुणित हो जाता है। शंकु की त्रिज्या एक्स गुणित एवं ऊंचाई वाई गुणित होने पर आयतन एक्स स्क्वायर वाई गुना हो जाएगा। ठीक है। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी डिफरेंस। ठीक है, ये होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू आसन भुजाओं का योगफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज की परिमिति क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक है। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने एक विकर्ण गुने सम्मुख शीर्ष लंबों का योगफल होता है। सम चतुर्भुज को एक भुजा का निकालना है तो रूट अंडर विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ठीक है, यह आपका हो गया। यानी कि किसी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को x गुणित करने पर परिमिति k गुनी हो जाती है तथा क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज साल हम लोग को यहाँ पे टॉपिक छूट गया तो उसको कर लेते हैं कवर। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इसको शॉर्ट में कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय इन माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट समय -1 फुल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में से धन निकालना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 होता है। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कोई धन n वर्षों में m गुना हो जाए तो धन 2n वर्षों में 2m गुना हो जाएगा, जबकि m बराबर 2। ठीक है, ये हम लोग आपको पढ़ लिए हैं। सम चतुर्भुज पढ़ लिए, घन देख लिए हैं हम लोग और आगे चले हैं। अब हम लोग हाँ इधर भी हो गया है, ये देख लिए। अभी हम लोग आ रहे बहुभुज पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है बताओ? पॉलीगन इस सबसे बहुत सारे क्वेश्चन रहता है एक दो कभी कभी, तो आइए हम इसको कवर कर लेते हैं। षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, षष्ठभुज की परिमिति 6 भुजा होता है। n भुजा के बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2 इंटू n-1 n-2 इंटू 90 डिग्री के बराबर होता है। बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? n गुने एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुभुज की परिमिति अगर निकालना है तो क्या होता है? n गुने भुजा। n भुजा वाले बहुभुजाकार क्षेत्र को n समान समद्विबाहु त्रिभुजों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक शीर्ष कोण 360 डिग्री बटे n होगा। ठीक है, n भुजा वाले सम बहुभुज का प्रत्येक कोण n-2 बटे n गुने 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद है वृत्त और अर्धवृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ r त्रिज्या होती है। पाई का मान 22/7 होता है, हमेशा लेना है 22/7। वृत्त की परिधि 2 पाई r, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ये हमें याद रखना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू r प्लस r, कैपिटल R प्लस R बोल देंगे और कैपिटल R माइनस स्मॉल r। वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या k गुणित कर दी जाए तो परिधि k गुनी और क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है, त्रिज्या खंड और आते हैं हम लोग त्रिज्या खंड पे। ठीक है, यह है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 360 थीटा, यानी कि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो r स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा थीटा पाई या पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। आगे है वृत्त खंड की परिमिति क्या होता है? l प्लस पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, जहाँ जीवा की लंबाई l है। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 चाप की लंबाई गुने त्रिज्या। चाप की लंबाई निकालना है तो 2 पाई r बटे 360 थीटा बटे 360 2 पाई r होता है।
या फिर थीटा बटे 180 पाई आर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 2 से 360 कटेगा तो 180 बारे में, तो थीटा बटे 180 पाई आर भी बोल सकते हैं। त्रिज्या खंड की परिमाप थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर बराबर एल प्लस 2 आर होता है, ठीक है। इस तरह ये सब फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक घनाभ के फलक का आकार जो होता है वह आयताकार के बराबर होता है। घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं। घनाभ में 12 किनारे होते हैं और शीर्ष 8 होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्यूबॉइड इसको कहते हैं, ठीक है। घनाभ का लंबाई आयतन बटे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का चौड़ाई अगर निकालना है तो आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ का ऊंचाई आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोलो या लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, खुले बक्से के क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना है। किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, ठीक है, यानी कि अगर बात किया जाए कि किसी घन का या घनाभ का विकर्ण की लंबाई निकालना है तो वही एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये सब उतना ही पूछता है और हम लोग आगे इधर आते हैं, गोला पढ़ लेते हैं। गोला है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले की त्रिज्या होता है √3 है, रूट अंडर है जो यहाँ पे करनी में 3 दिया हुआ, 3/4 पाई गुने गोले का आयतन होता है, ठीक है। गोले की व्यास निकालना है तो करनी में 3 रूट अंडर 6 गुने गोले का आयतन बटे पाई होता है। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू होता है, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। गोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले की त्रिज्या रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटे 4 पाई। गोले की व्यास जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ रूट में होता है और बटे पाई होता है। गोले की त्रिज्या अगर के गुना कर देने पर पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है और आयतन के गुना। अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब होता है आधा, सेमी स्फीयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बस इतना ही है। प्रिज्म, प्रिज्म से शायद बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पिरामिड से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। लंबाई पिरामिड का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार का परिमाप निकाल देना है अगुणे तिरछी ऊंचाई। लंब पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। लंब पिरामिड का आयतन निकालना है तो 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये है पूरा इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो हम लोग अभी कवर किए हैं। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर टाइप कर देंगे, अपना व्हाट्सअप नंबर। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस नंबर पे क्या करूँगा, अगर आप लोगों को इसका PDF ज़रूरी है चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उसमें मैं अपना नंबर टाइप कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। आप उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना पूरा इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो कवर कर लिए है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।